हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूर्या लॉ अकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स। तो जो भी दिसंबर मंथ की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ हमारे पास आइलैंड्स की नेमिंग को लेकर है। आपको पता होगा कि हमारे पास जब हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आइलैंड्स थे जो हमारे पास, अगर हम बात करें, अनइनहैबिटेड थे। ओके, तो इन आइलैंड्स का जो नाम है वो हमारे पास जो इंडिया के परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स हैं उनके नाम पर रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स ये बेसिकली है क्या। बेसिकली तो एक्चुअली भारत में जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, ओके, वॉर टाइम, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड वॉर टाइम जो है वो परमवीर चक्र है। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था और जो लास्ट परमवीर चक्र जो हमारे पास अभी तक दिया गया है वो हमारे पास 1999 में कारगिल वॉर में कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी ब्रेवरी के लिए दिया गया था। तो ये वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। अगर हम बात करें पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की, तो पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड का नाम भी आप याद रखेंगे, वो है अशोक चक्र। तो जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड वॉर टाइम है हमारे पास परमवीर चक्र, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम है अशोक चक्र। तो हमारे पास कुल 21 विजेता रहे हैं। तो उन विजेताओं के नाम पर हमारे पास अभी सरकार ने क्या किया है, हमारे पास 21 अनइनहैबिटेड जो आइलैंड्स थे उनका नाम हमारे पास जो है इन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। ओके, गवर्नमेंट ने यहाँ पर 6600 FCRA लाइसेंस जो है वेरियस एनजीओज के वो कैंसिल किए हैं। अब ये FCRA क्या है, देखिए अब इसमें थोड़ा सा लीगल एंगल आ गया है तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट्स। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कोई एनजीओ चलाते हैं तो आप एज अ एनजीओ जब चलाते हैं तो एनजीओ को फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो फंडिंग होती है वो हमारे पास विद इन द कंट्री भी होती है और फॉरेन से भी ये फंडिंग रिसीव होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एनजीओज पब्लिक वेलफेयर की आड़ में कुछ अपना ही प्रोपेगेंडा एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, कश्मीर में कई सारी एनजीओज पब्लिक वेलफेयर के नाम पर ओपन हुई, लेकिन इनका काम क्या था, लोगों को भड़काना, पत्थरबाजी कराना, और इनको जो फंडिंग आती थी वो पाकिस्तान से रीराउट होकर जो पैसा था वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को आता था। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ और भी ऐसी एनजीओज होती हैं जो देश में हमारे पास प्रोपेगेंडा अपना चलाने के लिए काम करती हैं। हमारी एनिमी कंट्रीज द्वारा उनको हमारे पास कहीं ना कहीं फ्लोट किया गया होता है। तो उनकी फंडिंग को रोकने के लिए, उनके बेसिकली जो गलत काम है उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमारे पास उनका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब ये FCRA लाइसेंस क्या होता है, ये वो हमारे पास लाइसेंस होता है जिसके मिलने के बाद ही आप फॉरेन कंट्रीज से फंड रिसीव कर सकते हैं एज अ एनजीओ। तो आपको क्या सवाल यहाँ पर याद रखना है, पहली बात तो कि हमारे पास FCRA की फुल फॉर्म हो गई, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। दूसरा आपने याद रखना है कि इसको एनेक्ट पहली बार कब किया गया था, 1976 में, और इसको लास्ट अमेंड कब किया गया था, इन द ईयर 2010। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्या है स्टूडेंट्स की, गुजरात इलेक्शन अभी हुए। अब गुजरात इलेक्शन में ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ खास हुआ। अब आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी ऑलरेडी हमारे पास दिल्ली और पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर चुकी है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। पंजाब में भगवंत मान जो हैं वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे हैं। गोवा में ऑलरेडी हमारे पास ये अपना प्रेजेंस आम आदमी पार्टी शो कर चुकी है और अब गुजरात में इन्होंने हमारे पास एक अच्छा परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो अचीव किया। अब 4 स्टेट्स में एक अच्छी खासी प्रेजेंस होने की वजह से अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है नेशनल पार्टी का स्टेटस। अब सवाल ही उठता है पहला कि नेशनल पार्टी का स्टेटस ग्रांट कौन करता है। सो नो डाउट दैट इज डन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे पास नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया जाता है।
इसके बाद क्या होता है कि आपका जो इलेक्शन सिंबल है वो फ्रीज हो जाएगा। जैसे इनका जो झाड़ू इलेक्शन सिंबल है वो अब कोई और व्यक्ति या कोई और पार्टी या कोई लोकल इलेक्शन में कभी भी इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी एरिया में। वो सिंबल सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए फ्रीज है। इसके अलावा इनको अलग अलग एरियाज में और इवन जो दिल्ली है वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लैंड एलोकेट की जाएगी ताकि अपना दफ्तर बना सके। इसके अलावा और भी कई सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक नेशनल पार्टी को मिलती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे पास आम आदमी पार्टी जो है अब एक बहुत जल्द नेशनल पार्टी बनने जा रही है। और भारत में इससे पहले अगर हम बात करें 8 पार्टीज़ को नेशनल पार्टीज़ का दर्जा मिला हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत में कौन कौन सी पार्टीज राइट नाउ नेशनल पार्टी के स्टेटस में आती हैं। तो उसमें आप देखिएगा बीजेपी कांग्रेस तो है ही है, उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी जहां पर आपको पता है हेड है और वेस्ट बंगाल में इनकी सरकार है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI-M और CPI, ये दोनों अलग अलग पार्टीज हैं। CPI मार्क्सिस्ट और CPI नॉर्मल। ओके, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, BSP जिसकी मायावती सुप्रीमो है। फिर हमारे पास कोरनाड संगमा की याद रखिएगा नेशनल पीपल पार्टी। अगर मुझे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना हो तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि नॉर्थ ईस्ट से कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है। तो जी हाँ, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट से नेशनल पीपल्स पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है। 2019 में स्टेटस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रांट किया गया था। ओके, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये स्टेटस वापस ले सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये स्टेटस वापस लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पार्टी का स्टेटस जो है वो उससे वापस ले सकता है, नेशनल पार्टी का स्टेटस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है S जयशंकर, जिनकी प्रेज पूरा विश्व कर रहा है। अलग अलग मंच पे इन्होंने भारत का पक्ष रखा। स्पेशली जब हम बात करते हैं रशिया से ऑयल परचेज की, तो इन्होंने पूरे विश्व को ये समझाया कि इंडिया जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर और UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, आपको नाम याद रखना है, एंटोनियो ग्यूतरस। तो इन्होंने हमारे पास एक महात्मा गांधी का बस जो है वो इनोग्रेट किया। कहाँ पर? UN हेडक्वार्टर में। अब आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज इन न्यूयॉर्क USA। न्यूयॉर्क USA में आपको हमारे पास हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशंस का। और आपको बता दूं कि एंटोनियो ग्यूटरस जो हैं वो हमारे पास यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट जो है वो आप 2 बार हमारे पास जो है कंटिन्यूशन में बेसिकली आप होल्ड कर सकते हो। और ये इनका दूसरा टेन्योर जो है एंटोनियो ग्यूटरस का वो ऑन गोइंग है। हमारे पास आपको ये भी पता होना चाहिए कि 193 मेंबर कंट्रीज के साथ UN वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप कंसीडर किया जाता है। इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप जो है वो कंसीडर किया जाता है। टोटल 193 मेंबर कंट्रीज आर देयर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, जहाँ पर महात्मा गांधी का एक बस जो है वो हाल ही के दिनों में इनोग्रेट किया गया है। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप एक सवाल जरूर पता करेंगे कि यूनाइटेड नेशन में हमेशा की तरह इंडिया के कोई ना कोई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहते हैं जो एक IFS ऑफिसर होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं। तो राइट नाउ हु इज द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट यूनाइटेड नेशन, वो आप जरूर पता करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल टी प्रोसेसिंग टेक्निक एंड देयर एसोसिएटेड सोशल प्रैक्टिसेस इन चाइना वर एडेड टू यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनेस्को जो है वो कई तरह की लिस्ट बनाती है। यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा हमारे पास पेरिस, फ्रांस में। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, जब मैं इस लिस्ट की बात करता हूँ तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भारत से भी कई सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है। जैसे योगा है, जैसे हमारे पास जो रामलीला की जाती है दशहरा से पहले, ठीक है, दुर्गा पूजा जो है, तो जिसको इंटेंजिबल का मतलब जिसको काउंट ना किया जा सके, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उसमें जो ट्रेडिशनल टी प्रोसेसिंग टेक्निक है चाइना की, उसको ऐड ऑन किया गया है। ऑल्दो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर अलोंग विद चाइना, लेकिन अगर पेपर में सवाल आया कि कौन सी कंट्री का ट्रेडिशनल टी प्रोसेसिंग टेक्निक इंक्लूड किया गया है, सो दैट इज ऑफ चाइना। देखिए आपको मैं यही बता दूं कि विश्व में सबसे पहले
जो टी की प्रोडक्शन थी वो चाइना में ही शुरू हुई थी और चाइना ने ही पूरे वर्ल्ड में हमारे पास टी सप्लाई जो है वो बनाए रखी थी। फिर ब्रिटिशर्स ने उस टेक्निक को चुराया और इंडिया के अंदर जो है वो टी प्रोसेसिंग का जो काम है वो शुरू किया, और इस तरह से हमारे पास इंडिया में सबसे पहले दार्जिलिंग और उसके आसपास के एरिया में टी प्रोसेसिंग का काम जो है वो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्रीटेड द पीपल ऑफ इजराइल ऑन द फेस्टिवल ऑफ चेग हनुक समेक। अब यहाँ पर आपको ये फेस्टिवल का नाम याद रखना है। ये फेस्टिवल जो है आपसे पूछा जा सकता है, ये फेस्टिवल जो है वो इजराइल का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। बेसिकली ये फेस्टिवल जो है वो हमारे पास जो डार्कनेस के ऊपर लाइट की जो एक तरह से जीत थी उसकी याद में ये फेस्टिवल 2000 साल पुराना फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। इजराइल की बात करें तो इजराइल एक जूइश मेजॉरिटी कंट्री है, और यहाँ पर मैं फिर से याद दिला दूँ जो कैपिटल है वो हमारे पास है जेरूसलम, और जेरूसलम में आपको मिलेगी द वेस्ट वॉल जो हमारे पास जूइश कम्युनिटी के लिए हाईएस्ट श्राइन है। याद रखिएगा, द वेस्ट वॉल या फिर इसको द वेलिंग वॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्राइन है जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, इजराइल के बारे में और वहाँ के जूइश लोगों के बारे में। और इन्होंने अपने आप की अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छे अपने सिक्योरिटी सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे जिसमें एक आयरन डोम नाम का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। याद रखिएगा कि पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि आयरन डोम नाम का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपको कौन सी कंट्री से रिलेटेड देखने को मिलेगा। सो याद रखेंगे, आयरन डोम नाम का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हमारे पास इजराइल से रिलेटेड है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है जेरूसलम और उसकी जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो है टेल अवीव। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है अ स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट कैरिड आउट द फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट। तो आपको बता दूं कि राशिद रोवर, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली बार किसी अरब कंट्री ने मून के लिए एक मिशन सेंड किया है, ठीक है, और उस मिशन में हमारे पास एक रोवर मून के सरफेस के ऊपर सैंपल्स कलेक्ट करेगा, स्टडी करेगा, और उसका नाम है राशिद रोवर। तो ये जो राशिद रोवर है ये हमारे पास किसकी तरफ से, यूएई की तरफ से हमारे पास लॉन्च कराया गया है। लॉन्च किया किसने है, तो ये आपको पता होगा यूएससी की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेसएक्स, और उसका एक रीयूजेबल रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट। तो जी हाँ, मैं फिर से याद दिला दूं, जैसे कि हमारे यहाँ इसरो काम करती है, इसरो एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, तो उसी तरह से स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है यूएस की जिसका एक रीयूजेबल रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट, जिसने हमारे पास यूएई द्वारा बनाया गया राशिद रोवर जो है वो मून के सरफेस पे पहुंचा दिया है। और इसको हमारे पास बनाया किसने है, दुबई में जो हमारे पास मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर है उसके द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इससे पहले यूएई मार्स के लिए भी एक रोवर लॉन्च कर चुका है। आपको मैं बता दूं कि यूएई स्पेस की फील्ड में, जब जो यूएई है जिसमें हमारे पास दुबई भी शामिल आपको पता होगा, ठीक है, तो यूएई जो है स्पेस की फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहा है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूएई ने एक होप नाम से एक मिशन लॉन्च किया था, और ये मिशन जो था वो मार्स को लेकर एक मिशन था, ठीक है, मार्स को लेकर एक मिशन था, ऑर्बिटर मिशन होप नाम से, जो यूएई ने लॉन्च किया था। अब इन्होंने मून के सरफेस पे एक रोवर लॉन्च किया जिसका नाम है राशिद रोवर। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स क्या हुआ है, 48 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। ओके, और जीएसटी काउंसिल जो है उसको चेयर कौन करते हैं, हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि राइट नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो निर्मला सीतारमण जी जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है। तो इन्होंने क्या किया है कि डीक्रिमिनलाइज किए हैं काफ़ी सारे ऑफेंसेस को अंडर सेक्शन 132 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2007। तो जो हमारे पास जीएसटी है, जीएसटी में जो सेंट्रल जीएसटी का पार्ट है वो एक्ट याद रखिएगा 2017 में एक्ट जो है वो 2017 है, उसके सेक्शन 132 के तहत बहुत सारे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। जीएसटी जो है आपको याद रखना है कि इंडिया का जो जीएसटी है वो ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी है, और जिसको कनाडा से अडॉप्ट किया गया। हमारा जीएसटी मॉडल जो है वो कैनेडियन मॉडल बेस्ड है। जी हाँ, याद रखिएगा, हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल बेस्ड है, ठीक है। ड्यूअल मॉडल बेस्ड जीएसटी सिस्टम इंडिया फॉलो करता है। ओके, और जीएसटी का मेन ऑब्जेक्ट, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स, ये भी याद रखिएगा, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन
अब जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, अब आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप, इन्होंने क्या कहा है कि मिनिमम टैक्स ऑफ 15% ऑन बिग बिजनेसेस। अब देखो, आपको यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि जो बिग जायंट्स हैं वो टैक्स को बचाने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कहीं भी करा लेते हैं, कहीं कहीं कंट्री से ऑपरेट करते हैं, तो इससे वो टैक्स चोरी कर लेते हैं, ठीक है, मतलब टैक्स इवेजन हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए G20 के जो हमारे पास लीडर्स हैं, उन्होंने रोम 2021 में डिसाइड किया कि इन सब जो बिग जायंट्स हैं इनके ऊपर एक यूनिफॉर्म टैक्स लगेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। चाहे वो कोई भी कंट्री है तो एक मिनिमम टैक्स जो है वो उनके ऊपर रखे, उससे ज़्यादा रख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मिनिमम टैक्स 15% होना चाहिए, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एग्री कर चुका है टू इंप्लीमेंट अ मिनिमम टैक्स ऑफ 15%। हाउ मच परसेंट? 15% ऑन द बिग बिजनेसेस। और ये हमारे पास प्रपोज किसने किया था? G20 कंट्रीज ने, G20 के लीडर समिट में। G20 की बात करें तो याद रखिएगा G20 इट्स अ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। यहां पर ये जो चीज है वो याद रखने वाली है। और G20 का 2023 के जो समिट है, याद रखिएगा ये भी 2023 में जो G20 की सभी मीटिंग्स होनी है वो कौन होस्ट करेगा? वो होस्ट करेगा इंडिया। जी हाँ, आपने सही सुना, वो होस्ट करेगा इंडिया। ओके, सो G20 की 2023 की जितनी भी मीटिंग्स होनी है वो सब इंडिया के द्वारा होस्ट की जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द नाइट ट्रायल ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल। तो अग्नि 5 मिसाइल जो है वो एक ICBM है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, जो हमारे पास एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर जो है स्ट्राइक कर सकती है। इसकी रेंज 5000 टू 8000 किलोमीटर है। अग्नि 5 एक ICBM है। तो इसका जो नाइट ट्रायल है वो हमारे पास सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा अग्नि 6 के ऊपर अभी देश काम कर रहा है। अग्नि 5 हमारे पास हर वर्जन में अब ऑलमोस्ट अवेलेबल है। ऑल वेदर जो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है वो ऑलरेडी अग्नि 5 अटेन कर चुकी है। और ये एक ICBM है। ओके, सुपरसोनिक नहीं है। सुपरसोनिक मिसाइल की जब मैं बात करता हूं तो सुपरसोनिक मिसाइल भारत पे ब्रह्मोस है। तो ये चीज याद रखना, अग्नि जो 5 है दैट्स नॉट अ सुपरसोनिक मिसाइल, दैट्स अ ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इन सब मिसाइल्स को बनाने का काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है? तो आपने ये भी याद रखना है, दैट इज DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो मिसाइल्स हैं भारत में उनको बनाने का काम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वगीर, वो हमारे पास डिलीवर कर दी गई है। अब आपको यहां पर याद रखना है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, प्रोजेक्ट 75। अब ये प्रोजेक्ट 75 क्या है आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया एंड फ्रांस का, जिसमें इंडिया और फ्रांस मिलकर डेवलप करेंगे, हमारे पास इंडिया एंड फ्रांस मिलकर डेवलप करेंगे न्यूक्लियर पावर, बेसिकली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। इंडिया एंड फ्रांस मिलकर डेवलप करेंगे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ये सबमरीन्स की टाइप होती हैं, जैसे आपने गाड़ियों में टाइप सुना होगा, जैसे हैचबैक है हमारे पास, अगर हम बात करें ऑफ रोड कार है, तो उसी तरह से स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन एक सबमरीन की टाइप है। तो इसमें फ्रांस हमारी हेल्प करेगा 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने में। तो इस सीरीज में 5th सबमरीन जो है वो हमारे पास इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दी गई है, जिसका नाम है INS वगीर। आपको ये याद रखना है कि ये सारी सबमरीन जो हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडिया में ही बनी है और इनको बनाया कहाँ गया है? मेजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है टोटल प्रोजेक्ट 75 में 6 सबमरीन्स बनेंगी, टोटल 6 सबमरीन बनेंगी। फ्रांस इसमें पार्टनर है और ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाने का काम जो है वो मेजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा भारत में ही किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट शेरपा मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस साल 2023 की जो G20 की मीटिंग्स हैं वो भारत में ही होनी है। उसका एजेंडा टैग करने के लिए हमारे पास दिसंबर में शेरपा की मीटिंग हुई थी। अब ये शेरपा कौन होता है? जो सारा एजेंडा तय करता है कंट्री का। मान लीजिए हमारा देश G20 में किन किन बातों के ऊपर अपना पक्ष रखना चाहेगा, तो उसके बारे में पहले से ही प्रिपरेशन या ग्राउंड कौन तैयार करेंगे? शेरपा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के G20 के लिए शेरपा कौन है? अमिताभ कांत, एक सीनियर IAS ऑफिसर हमारे पास। अमिताभ कांत जो हैं वो G20 के लिए इंडिया के शेरपा हैं। अभी शेरपाओं की मीटिंग कहाँ हुई थी? उदयपुर में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर ये एजेंडा जो है डेवलपिंग कंट्रीज का क्या रहेगा उसके ऊपर इन्होंने
पहले ही ग्राउंड तैयार कर दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने याद रखने एग्जाम पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कि G20 में इंडिया के शेरपा कौन है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो वो है अमिताभ कांत। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोंकी पॉक्स को अब से एम पॉक्स का नाम जो है वो दे दिया है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मोंकी पॉक्स जो है वो भी एक बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है वायरस है। जैसे कि कोविड ने तो हमें कई सालों से परेशान किया ही हुआ है, लेकिन मोंकी पॉक्स के केसेस भी अब लगातार बढ़ते आ जा रहे हैं। तो मोंकी पॉक्स जो है वो मेंबर है हमारे पास ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का, ठीक है। और अभी तक इसका कोई परफेक्ट क्योर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मोंकी पॉक्स का अभी तक कोई परफेक्ट क्योर अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास कोरोना वायरस को बेसिकली कोविड-19 के नाम से WHO ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था, तो उसी तरह से हमारे पास अब मंकी पॉक्स को एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा। WHO के बारे में याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। और हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर टेड्रोस एडनॉम इसके करंट डायरेक्टर जनरल है। टेड्रोस एडनॉम इसके करंट डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास PT उषा, इंडिया की जो लेजेंडरी एथलीट हैं, ठीक है, वो हमारे पास बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो इंडियन एथलीट्स की ओलंपिक्स के लिए जो प्रिपरेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में अभी तक पॉलिटिशियंस इसको लीड कर रहे थे, लेकिन एक अच्छा स्टेप अब लिया गया है कि PT उषा जो इंडिया की जानी मानी एथलीट हैं, तो वो अब इसको लीड करेंगी। और आपको बता दूं कि राज्यसभा में ये रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और साथ ही इनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, पयोली एक्सप्रेस, ओके, कि PT उषा जो हैं, जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो पयोली एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पता ही होगा कि अर्जेंटीना ने तीसरा फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत ली है अपने लिए और इन्होंने फाइनल में डिफीट किया फ्रांस को। तो फाइनल मुकाबला जो हुआ वो कहाँ हुआ था, लुसेल स्टेडियम। ये कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कतर ने कई सारे स्टेडियम जो हैं वो तैयार किए थे, ठीक है, और बोल का नाम था अल रहीला, ठीक है। और इन स्टेडियम में सबसे बड़ा स्टेडियम था लुसेल स्टेडियम। फाइनल मैच में हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि एम्बापे और जो मेसी हैं उनकी अल्टीमेट परफॉर्मेंस रही और फाइनली जो हमारे पास मेसी हैं उनको गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो हमारे पास दिया गया। ओके, सो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा का जो वर्ल्ड कप टाइटल है वो जीत लिया है। तो अगला जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा वो, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2026 में होगा और 2026 में जो फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा उसको 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगे, USA, मैक्सिको एंड कनाडा। ठीक है, याद रखिएगा, 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगे नेक्स्ट फीफा का वर्ल्ड कप, USA, मैक्सिको एंड कनाडा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन। आपको पता है कि आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की एक स्कीम है जहां पर 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो वीकर फैमिलीज को प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें आपको एक ID दी जाती है जिसके थ्रू आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो इसमें ID में आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर ने सबसे अच्छा काम किया है। अब आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल क्या है, इसमें आभा नंबर दिया जाता है। तो आभा नंबर क्या है, इट्स अ 14 डिजिट नंबर। ओके, सो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर बेसिकली इसको कहा जाता है। तो आभा की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, जो कि एक 14 डिजिट नंबर है। तो ये याद रखना बेहद खास है और साथ ही आपको ये याद रखना है कि किस स्टेट ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास तमिलनाडु ने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आपको पता होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें गोल नंबर 13 जो है, आपको बार बार मैं कई बार याद दिला चुका हूं, गोल नंबर 13 जो है वो क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात करता है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकिए, उसको स्लो डाउन कीजिए। तो क्लाइमेट चेंज है क्या कि सडन रेनफॉल होना, ठीक है, विंटर्स एक्सट्रीम होना, समर्स एक्सट्रीम होना, ठीक है, और वेदर पैटर्न में शिफ्टिंग होना, तो ये सब क्लाइमेट चेंज है। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास तमिलनाडु ने अपना एक एक्शन प्लान बनाया है। तो ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है भारत में तमिलनाडु, और इसने क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट बेसिकली इस मिशन को यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो आपको याद रखना है क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट जो मिशन है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। और यूनाइटेड नेशन का कौन सा गोल क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करता है, तो गोल नंबर 13
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल नंबर 13 जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करता है, जिसको अचीव करना है हमने 2030 तक, 2030 तक हमें उसको अचीव करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्कॉटलैंड और स्पेन ने रिसेंटली एक नया रिफॉर्म लॉ इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को लीगली रजिस्टर्ड करा सकता है विदाउट एनी मेडिकल सुपरविजन कि वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो अब यहाँ पर आपको बता दूं कि स्कॉटलैंड और स्पेन में पर्सन की चॉइस है, बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के वो अपने आप को मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है। उसके लिए कोई मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ताकि यहाँ पर बेसिकली एक जेंडर न्यूट्रलिटी के जो कंसेप्ट है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं स्कॉटलैंड और स्पेन। तो आपको ये याद रखना है कि जेंडर रिफॉर्म लॉ के रूप में ऐसा करने वाला कौन से दो कंट्रीज हैं, तो आपने याद रखना स्कॉटलैंड एंड स्पेन करने वाले हमारे पास दो यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले स्कॉटलैंड हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी फ्री कर चुका है थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फीमेल्स। ठीक है, तो वो ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग जो लॉ है वो स्कॉटलैंड ऑलरेडी पास कर चुका है प्रीवियसली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 2022 में हमारे पास एक रिपोर्ट आई है 9 चार्ट्स। ठीक है, 2022 इन 9 चार्ट्स। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की? वर्ल्ड बैंक ने। पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण, वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। ओके, डेविड मेलपास यहाँ पर प्रेसिडेंट है और इसने क्या कहा है कि 60% ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज आर आइदर इन डेट डिस्ट्रेस और एट द रिस्क ऑफ इट। कोविड की वजह से जो सिचुएशन है वो इतनी खराब हुई है कि हमारे पास 60% वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं या तो वो डेट डिस्ट्रेस में है या फिर इसके रिस्क में है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल पाकिस्तान है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान लगातार फंडिंग के लिए इधर उधर भटकता हुआ आपको दिखाई देता है और हमारे पास कभी कहीं से वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, कभी कहीं से। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी ने लॉन्च की है इंडिजिनस बिल्ड शिप INS अर्नला। तो आपको याद रखना है बच्चे, इंडिजिनसली यहाँ के खुद की स्वदेशी टेक्नोलॉजी से निर्मित INS मीन्स इंडियन नेवल शिप। अर्नला इसको बनाया किसने है? L&T शिप बिल्डिंग फैसिलिटी ने, जो कि चेन्नई में है। चेन्नई कटुपल्ली में हमारे पास इस शिप को बनाया गया है। और आपको ये भी मैं याद दिला दूं कि 4 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन नेवी डे। हर साल 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन नेवी डे। और ये जो INS अर्ला है वो इंडिजिनसली बिल्ड शिप है, जिसको हमारे पास चेन्नई फैसिलिटी में बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास डिफेंस से अगेन। जापान ने अनवील किया है एक $320 बिलियन का एक मैसिव मिलिट्री बिल्डअप प्लान। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने अपनी सारी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस को सौंप दी थी, लेकिन पिछले कुछ साल में उसे यूएसए के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रहा और इसी के चलते अब जापान ने $320 बिलियन का एक मैसिव मिलिट्री बिल्डअप प्लान लॉन्च किया है। और ये एक मेजर शिफ्ट है उसकी पॉलिसी में, ताकि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट चाइना। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे पास पैसिफिक अप्रोच हमारे पास लेकर किस कंट्री ने $320 बिलियन का एक मैसिव मिलिट्री बिल्डअप प्लान लॉन्च किया है? तो वो है जापान। जापान में याद रखिएगा, जापान में हमारे पास अभी भी मोनार्की है। ठीक है, जापान में अभी भी मोनार्की सिस्टम चलता है और यहाँ की पार्लियामेंट को हम बेसिकली याद रखिएगा डाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जापान की पार्लियामेंट को हम डाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंडियन PhD स्टूडेंट्स ऋषि राज पोपा, इन्होंने भाई पाणिनि कोड की एक प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। आपको पता होना चाहिए कि पाणिनि कौन है? सबसे बड़े स्कॉलर संस्कृत लैंग्वेज में जो रहे हैं, जिन्होंने लैंग्वेज की कोडिफिकेशन की, लैंग्वेज के रूल समझाए कि संस्कृत लैंग्वेज को कैसे पढ़ना चाहिए। तो उसमें एक अभी तक एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कई सौ साल से सॉल्व नहीं हो पाई थी। तो फाइनली हमारे पास एक इंडियन PhD स्कॉलर जो यूके में है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और उन्होंने एक थीसिस दी है इन पाणिनि वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिदम। ठीक है, जो पाणिनि ने एक बुक लिखी थी अष्टाध्यायी। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज, कि पाणिनि की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अष्टाध्यायी, जिसमें उन्होंने संस्कृत के ग्रामर के रूल्स को समझाया है। उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था कि कैसे आप संस्कृत में जब भी आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो कैसे रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऐसी थी जिसको अभी तक कोई भी स्कॉलर समझ नहीं पाया था। तो फाइनली एक इंडियन PhD स्कॉलर ने इस कई सौ साल पुरानी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि संस्कृत लैंग्वेज को समझना
हमारे पास, और इसकी उसको मशीन में कोड करके इसको आगे लेकर जाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी की जो एक प्रॉब्लम थी हमारे पास संस्कृत ग्रामर को लेकर, उसको फाइनली किसने सॉल्व किया है, तो वो इंडियन पीएचडी स्कॉलर है ऋषि राज पोपट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उनको 2022 टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। सीधा सवाल, टाइम मैगजीन वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टिजियस मैगजीन्स में से एक है, तो किसको हमारे पास, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को डिक्लेयर किया है इन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर। आपको मैं ये बता दूं कि इन्होंने हमारे पास टाइम हीरो ऑफ 2022, टाइम मैगजीन हीरोज ऑफ 2022 किसको डिक्लेयर किया है, जो ईरान में जो वुमेन्स प्रोटेस्ट कर रही हैं। आपको पता होगा कि ईरान में क्या हुआ था कि एक 22 ईयर ओल्ड वुमेन की डेथ हो गई थी, और उसकी डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था, और मोरल पुलिस ने, जो वहाँ की ईरान में मोरल पुलिस होती है, तो उन्होंने उसको इतना टॉर्चर किया कि अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। इसको लेकर पूरे ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए, और इन्हीं वुमेन्स को हमारे पास टाइम मैगजीन ने टाइम हीरोज ऑफ 2022 डिक्लेयर किया है। अब दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, जो कि हमारे पास यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और टाइम्स हीरो ऑफ 2022 किसको डिक्लेयर किया गया है, वुमेन्स इन ईरान, जो कि प्रोटेस्ट कर रही हैं हमारे पास हिजाब के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज स्टूडेंट्स, गॉबलिन मोड। हाँ जी, ऑक्सफोर्ड हमारे पास, आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल डिक्लेयर करती है वर्ड ऑफ द ईयर। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको डिक्लेयर किया गया है, गॉबलिन मोड को। अब गॉबलिन मोड है क्या, देखिए पहली बार क्या हुआ कि हमारे पास ऑक्सफोर्ड ने ये ऑप्शन दिया कि आम लोग जो हैं वो ही सिलेक्ट करें वर्ड ऑफ द ईयर। तो आम लोगों ने सिलेक्ट किया गॉबलिन मोड। गॉबलिन मोड एक स्लैंग टर्म है जिससे डिस्क्राइब किया जाता है बिहेवियर, बेसिकली जहां पर ग्रीडी, जनरली रिजेक्टिंग सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, उस मोड को हमारे पास गॉबलिन मोड का नाम दिया जाता है। तो एक याद रखिएगा, गॉबलिन मोड इस बार 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट न्यूज फेस्टिवल को लेकर है। तो आसाम के बाराक वैली में सेलिब्रेट किया गया शाइलेट सिल्चर फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है वो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए सेलिब्रेट किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि एक तो शाइलेट सिल्चर फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया गया, तो असम के बाराक वैली में। दूसरा सवाल, ये किन दो कंट्रीज के रिलेशनशिप को हमारे पास स्ट्रेंथन करने के लिए रखा गया था, सो दैट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश, और बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में लेकर आने में इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। 1971 में इंडिया की मिलिट्री की वजह से ही बांग्लादेश जो है वो अपनी आज़ादी की लड़ाई जो है वो जीत पाया था और एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश हो पाया था। उससे पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है, एक रिपोर्ट है हमारे पास, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-2023, और ये रिपोर्ट किसकी तरफ से आई है, हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की तरफ से। और इन्होंने क्या कहा है कि पहली बार हमारे पास 21st सेंचुरी में पहली बार नेगेटिव हमारे पास ग्रोथ देखने को मिली है इन द ग्लोबल वेजेस। मतलब कि जो आम लोगों की जो सैलरी है उसमें पहली बार हमारे पास डिक्लाइन देखने को मिला बिकॉज ऑफ कोविड। तो आपको जो चीज़ें याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बेहद खास है, और ILO हमारे पास 1919 में 1990 में बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अभी राइट नाउ UN के अंडर आती है। अभी आपको जो चीज़ याद रखनी है कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-2023 किसके द्वारा रिलीज की गई, सो दैट इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास, UN ने हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर का स्टेटस देने का जो रिकमेंडेशन है वो हमारे पास यहाँ पर रखा है। आपको बता दूं कि कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। सवाल याद रखिएगा, कोरल रीफ नोन टू बी द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। यहाँ पर ओशंस की जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, बेसिकली फ्लोरा एंड फोना है, वो यहीं आपको कोरल रीफ पर ही मिलेगा। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट लाइन पर आपको देखने को मिलती है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर ब्लीचिंग हो रही है, ये लगातार डिस्ट्रॉय हो रही है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो इसको हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर, तो वर्ल्ड कोरल रीफ इकोसिस्टम हैविंग 29,000 इंडिविजुअल रीफ्स, 900 आइलैंड्स एंड एन एरिया ऑफ
3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको यूनाइटेड नेशन ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर के स्टेटस में रखने की बात की है। तो आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पैनल हमारे पास एस्टैब्लिश किया है ताकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा सकें इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा के बारे में आपको बता दूं कि ये स्कीम शुरू हुई थी फरवरी 2006 में। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है और इसके लिए एक्ट आया था 2005 में। एक्ट आया था 2005 में, स्कीम शुरू हुई थी 2006 में। ये आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम 100 डेज की अनस्किल्ड लेबर की जॉब की गारंटी आपको दी जाती है अंडर मनरेगा। अब तक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी स्कीम रही है, महात्मा गांधी जी के नाम पर है। फुल फॉर्म फिर से रिपीट कर देता हूं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और अब यहां पर इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, अब आप देखिए 2006 से स्कीम चल रही है, कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने, तो उसके लिए एक पैनल बनाया गया है। ठीक है, सो द पैनल विल बी हेडेड बाय, आपको मैं यहां पर बता दूं कि द पैनल विल बी हेडेड बाय अमरजीत सिन्हा। तो ये आपको याद रखना है, सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी एंड एडवाइजर टू द पीएमओ। तो कौन हमारे पास पैनल लीड करेंगे, ये आपको याद रखना है। जो रिफॉर्म्स को लेकर जो पैनल बना है, तो दैट विल बी लेड बाय अमरजीत सिन्हा। और ये मनरेगा स्कीम हमारे पास फरवरी 2006 में हमारे पास इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट रिलीज की गई है ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सोइल। और ये रिपोर्ट रिलीज की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और FAO जो है वो रोम इटली से हमारे पास ऑपरेट करती है। पहला सवाल तो ये याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट रिलीज की गई ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे। तो 5 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। तो इसमें ब्लैक सॉइल की इंपॉर्टेंस को बताया गया था। ब्लैक सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है। आपको मैं ये बता दूं कि ब्लैक सॉइल इज वेल नोन फॉर कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया। क्योंकि वाई ब्लैक सॉइल एबल टू basically retain like you can say cotton plant, because black soil able to retain moisture, okay, because of its property, ठीक है, and black soil able to retain moisture and rich in organic matter, best suitable soil for cotton cultivation. Okay, last news for the day students, the state government of Maharashtra recently approved the formation of separate government department for दिव्यांग। तो पहली बार भारत में किसी राज्य ने जो दिव्यांग लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए हमारे पास एक सेपरेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाने की बात की है। और ये अनाउंसमेंट भी की गई थी इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि 3 दिसंबर को ये अनाउंसमेंट की गई थी। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे पास किस राज्य ने किया है, सो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अभी आपको पता होगा कि काफ़ी उठापटक चल रही है। अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को देखें तो हमारे पास शिवसेना जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है और एक पार्ट ने हमारे पास बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो की हुई है। और अभी शिवसेना का जो केस है वो इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग है कि शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना किसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये थे दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।